आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा नया टॉपिक है कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। कंस्ट्रक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जावा का, जिससे हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी न किसी तरीके से। एक 15 मार्क्स का प्रोग्राम तो अक्सर ही पूछा जाता है। मैं आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे आप लोगों ने मेथड्स, यूज़र डिफाइंड मेथड्स में समझ लिया है कि मेथड कैसे डिफाइन करते हैं, मेथड्स का कैसे यूज़ किया जाता है और मेथड्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक इसी प्रकार कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड होता है, बट इसका काम क्या होता है, इसका ये ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। चलिए देखते हैं। तो क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इन जावा इज़ द स्पेशल मेथड, यानी एक मेथड ही होता है दैट इनिशियलाइजेज द ऑब्जेक्ट एंड इट हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। यानी इसका नाम क्या होता है, एकदम क्लास के जैसे ही होता है। एंड डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता है। नॉट इवन वाइड, वाइड भी नहीं हो सकता है। जैसे यूज़र डिफाइंड मेथड में हम लोग करते हैं, या तो उसका कोई एक रिटर्न टाइप होता है या तो वाइड टाइप। यदि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो वाइड डिक्लेयर करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, ना तो कोई रिटर्न टाइप देंगे ना तो वाइड डिक्लेयर करेंगे, ये ऐसे ही होता है। एंड इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है। और जब ऑब्जेक्ट जब क्रिएट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो ये जो कंस्ट्रक्टर होता है अपने आप ही कॉल हो जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट को जो हम क्रिएट करते हैं उसी समय उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। और कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर हो गया, क्लास नेम हो गया, फिर इसके बाद से क्या होता है कंस्ट्रक्टर। देखिए ये मेथड है, कोई भी मेथड रहेगा जावा में, यदि इसके आगे ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है तो दैट इज़ टर्म्ड एज द मेथड। तो कंस्ट्रक्टर भी मेथड है, इट हैज़ द सेम नेम एज दैट क्लास। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की बॉडी में जो भी इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू से हम इनिशियलाइज कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज़ द नीड फॉर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत ही क्यों है? तो सबसे पहली बात क्या, कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं और उनके इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी ऐसे मान लीजिए हज़ारों ऑब्जेक्ट हों और पता चला कि उनके सभी के इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ जाए, तो ये बहुत टीडियस वर्क हो जाता है। इसीलिए जावा ने फीचर प्रोवाइड किया कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर लें, उसी समय क्या कर दें, जब ऑब्जेक्ट जो ही क्रिएट हो उसी समय उसके क्या है इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाए। तो नीड फॉर कंस्ट्रक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, विदाउट ए कंस्ट्रक्टर एवरी टाइम यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यू वुड नीड टू राइट द मेथड कॉल अगेन टू असाइन द वैल्यूज टू द वेरिएबल। अब कंस्ट्रक्टर क्या करता है, सेव द टाइम्स। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, टाइम को बचाता है, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजिंग द इंस्टेंस वेरिएबल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। यानी ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तभी क्या कर देता है, उसके इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ये क्या हुआ, जैसे क्लास है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट में क्या लिया गया यहाँ पे स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग नेम है इंटीजर मार्क्स, ये कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया गया स्टूडेंट स्ट्रिंग एन इंट एम। ये दोनों क्या है, लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल क्या होता है, नेम में साइन हो गया और मार्क्स एम जो होती है, एम जो वैल्यू होती है वो मार्क्स में साइन हो गई। फिर यहाँ पे जब क्रिएट करते हैं, देखिए कैसे करते हैं, स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट, देख रहे हैं ना, ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ, यहाँ पे देख रहे हैं ना वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया गया 85 और रवि दे दिया गया। ये रवि कहाँ जाके कॉपी हो जाएगा, ये रवि कॉपी हो जाएगा यहाँ पे ऐड में,
और 85 कॉपी होगा M में। और इस तरीके से जब ऑब्जेक्ट होगा S1 के नेम में क्या हो जाएगा, वैल्यू N असाइन हो जाएगी और मार्क्स क्या हो जाएगा, M असाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ही क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट जो ही ये ऑब्जेक्ट जो ही क्रिएट हो गया, उसी समय इसका इंस्टेंस वेरिएबल S1 का, जैसे S1 है इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इसका नेम ड्यूरिंग द क्रिएशन और मार्क्स दोनों क्या होंगे जो ही क्रिएट हो रहा है, नेम और मार्क्स। तो नेम किससे रिक्रिएट इनिशियलाइज हो जाएगा, राहुल से, एंड मार्क्स से इनिशियलाइज हो जाएगा आपके 85 से। तो इस तरीके से जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा त्यों ही क्या कर देगा, इसका इंस्टेंस वेरिएबल डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्टर के कुछ फीचर्स यहाँ पे देखें। कंस्ट्रक्टर मेक्स द ऑब्जेक्ट क्रिएशन शॉर्टर एंड क्लीनर, यानी बहुत ज़्यादा लंबा स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ता, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन को शॉर्टर और क्लीनर कर देता है। दूसरा क्या होता है, बेटर रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। इसका मतलब क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर मेक्स द प्रोग्राम ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ये इजी टू रीड हो जाता है और अंडरस्टैंड करना भी आसान होता है। सिंस द इनिशियलाइजेशन इज डन एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन ये हमारा काम इजी कर देता है। क्यों, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया उसी समय क्या कर दिया इसने, इंस्टेंस वेरिएबल को जो है इनिशियलाइज कर दिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। और तीसरी बात क्या होगी, अवॉइड्स एरर। इफ़ यू फॉरगेट टू कॉल द मेथड सेट डेटा और द ऑब्जेक्ट माइट कंटेन द डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू, या ऑब्जेक्ट क्या कर देता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू कंटेन कर लेगा। इसीलिए ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू से अपने आप ही जो ही इनिशियलाइज करोगे तो यही क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है इनिशियलाइज हो जाएगा। विथ कंस्ट्रक्टर्स इनिशियलाइजेशन इज गारंटी। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हो गया, जो ही कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे हम भूल भी जाएंगे इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, तो भी क्या करेगा, यदि कंस्ट्रक्टर से क्या हो जाएगा, अपने आप ही इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएंगे। चौथा फीचर क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर सपोर्ट फॉर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है जिसमें कई प्रकार के कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर एंड कंस्ट्रक्टर विद द पैरामीटर हम क्या कर देते हैं, कॉल करते हैं। जस्ट लाइक अ फंक्शन ओवरलोडिंग, द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम क्या कर देते हैं, यूजिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यू कैन क्रिएट मल्टीपल वेज। बहुत सारे तरीके से हम क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन क्रिएट मल्टीपल वेज ऑफ इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वन पैरामीटर और मल्टीपल पैरामीटर। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं, या तो नॉन पैरामीटराइज्ड या तो पैरामीटराइज्ड, दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जा सकता है। इन शॉर्ट यहाँ पे देखे थे, कंस्ट्रक्टर्स आर नीडेड, क्यों ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज दे ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। दूसरा कहते हैं, दे अवॉइड द सेपरेट मेथड कॉल्स फॉर द इनिशियलाइजेशन। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है, टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। और चौथा क्या हो गया, दे सपोर्ट ओवरलोडिंग अलाउइंग फ्लेक्सिबल इनिशियलाइजेशन। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है दैट डज नॉट टेक एनी पैरामीटर, कोई पैरामीटर क्या होता है वो लेता नहीं है, and it is automatically provided by the compiler even you do not define the constructor in the class। यदि हम जो है कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं करते हैं क्लास में, फिर भी कंपाइलर क्या कर देता है, अपने आप ही इंस्टेंस वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता है। तो इसमें यूज़र को, यदि यूज़र अपना कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करता है तब ये इस केस में क्या होता है, ये वो कंस्ट्रक्टर अप्लाई कर लेता है। अदरवाइज़ यदि यूज़र ने कंस्ट्रक्टर नहीं दिया हो अपना और उसका डेफिनेशन नहीं लिखा हो तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाता है कंपाइलर के द्वारा। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़, इसका मेन पर्पज़ क्या हो गया, क्यों डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होता है, इसका मेन पर्पज़ है, पहला क्या आता है, ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर। इफ़ यू डोंट राइट एनी कंस्ट्रक्टर, नहीं लिखोगे तो भी अपने आप ही ये कॉल हो जाता है। अब दूसरी बात क्या है, इट हैज़ नो आर्गूमेंट, कोई आर्गूमेंट कोई पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इट इनिशियलाइजेज द इंस्टेंस वेरिएबल विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़,
लाइक ज़ीरो हो गया, नल हो गया, या तो फॉल्स हो गया। एंड नेक्स्ट वन है, यदि इंटीजर रहेगा तो इंटीजर व इंस्टेंस वेरिएबल रहेगा तो ज़ीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा, स्ट्रिंग रहेगा तो नल से हो जाएगा, एंड बुलियन टाइप का रहेगा तो फॉल्स या ट्रू से इनिशियलाइज हो जाएगा। एंड if you define any constructor yourself तो जावा इज़ नॉट प्रोवाइड द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उस केस में यदि आपने अपना कंस्ट्रक्टर दे रखा है तो जावा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को नहीं कॉल करेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, क्या ये मैंने लिख रखा है, तो ये क्या हो गया, जैसे क्लास स्टूडेंट हो गया, इसमें क्या हो गया, रोल नंबर हो गया, फिर क्या हो गया, स्ट्रिंग नेम हो गया। पब्लिक क्लास में, या मेन क्लास का नाम क्या है, मेन है, तो इस मेन क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने क्रिएट किया। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई नाम नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये करते हैं तो system.out.println रोल एस डॉट रोल एंड एस डॉट नेम, कोई वैल्यू नहीं दिया, लेकिन हमने सिर्फ जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तब ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्क कर रहा है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दे रहा है। तो प्रिंट ज़ीरो टू द डिफ़ॉल्ट इंट वैल्यू, प्रिंट नल टू द स्ट्रिंग वैल्यू। जब इसका आउटपुट निकालना है, जब ये प्रिंट करा रहे हैं तो देखिए क्या कर रहा है, रोल नंबर ज़ीरो आया, नेम क्या हो रहा है, नल प्रिंट कर रहा है, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन कर गया और इंस्टेंस वेरिएबल को अपने आप ही क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब इसी में देखते हैं जब हम अपना अलग से कंस्ट्रक्टर लिखता है, जब यूज़र अपना कंस्ट्रक्टर लिखता है तो कैसे होता है। तो दैट इज़ क्लास स्टूडेंट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लास स्टूडेंट, फिर इंटीजर रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम। अब यहाँ पे यूज़र क्या कर रहा है, अपना कंस्ट्रक्टर दे रहा है, इंटीजर रोल इज इक्वल टू 1 और नेम इज इक्वल टू अननोन, ये स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक क्लास मेन हो गया, वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स हो गया, फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब जो कॉल होगा वो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि यूज़र ने जो अपना कंस्ट्रक्टर दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जब ये कॉल होगा, जब प्रिंट करा रहे हैं सेम वही एस डॉट रोल एस डॉट नेम। अब वो जो पहले वाले के जैसे ज़ीरो और नल नहीं प्रिंट कर रहा है, तो हमने जो दे रखा है, अब हमारा कंस्ट्रक्टर रन कर गया। यहाँ पे रोल नंबर 1 नेम इज इक्वल टू अननोन, किसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। इन केस द यूज़र क्या करता है, जब अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखता है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, इट इज़ आइदर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, या तो कंपाइलर खुद से क्रिएट कर देगा, और कैन बी रिटन बाय द प्रोग्रामर टू असाइन द कस्टम इनिशियल वैल्यूज़, या यूज़र अपने पास से कोई इनिशियल वैल्यू दे देता है तो उसको क्या कर देता है, उस वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता है। इस केस में कंपाइलर वाला जनरेटर कंपाइलर्स जो है कंस्ट्रक्टर को नहीं जनरेट करेगा, और कंपाइलर उसके बाद से जो यूज़र दे रखा है, यूज़र के जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन है, उस केस में उसका हेल्प लेके ये क्या कर देगा, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसे हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है दैट डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गूमेंट, जो किसी तर्क या आर्गूमेंट को स्वीकार नहीं करता है, एंड इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। और क्या किस लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करता है व्हेन नो स्पेसिफिक डेटा इज़ प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब कोई विशेष डेटा नहीं दिया जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, तब जाके ये क्या होता है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, और इसको यूज़र देता है। इसका डेफिनेशन कौन लिखता है, यूज़र ही लिखता है। उन डिफ़ॉल्ट वैल्यू से क्या कर देता है, इनिशियलाइज कर देता है। अच्छा, की फीचर्स क्या होता है, इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड विदाउट आर्गूमेंट। जब मतलब ये कह सकते हैं ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसको कोई पैरामीटर ना दिया गया, कोई आर्गूमेंट ना दिया गया, और ये क्रिएट हो जाता है।
ये स्वचालित रूप से क्या होता है, कॉल किया जाता है। तो इट कैन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड, ठीक है, इसको स्वतंत्र रूप से क्या कर दिया था, स्पष्ट रूप से प्रोग्रामर द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर और इम्प्लिसिटली प्रोवाइडेड बाय जावा। इसका मतलब क्या हुआ, या अन्य कोई कंस्ट्रक्टर परिभाषित नहीं है। यदि हर कोई कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं किया गया हो तो ये क्या कर देगा, तब कंपाइलर अपने पास से क्या कर देता है, इंस्टेंस वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता है। इट इज़ यूजफुल फॉर सेटिंग द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, प्रिपेयरिंग द ऑब्जेक्ट फॉर यूज़। और ये क्या हो गया कि ये बहुत उपयोगी होता है, जिसमें क्या कर देते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को क्या कर दे रहे हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दें, ताकि ऑब्जेक्ट को हम तुरंत यूज़ में ले सकते हैं। अब आता है हमारे क्या कि क्लास यहाँ पे दिया हुआ है कि पब्लिक कार क्लास स्ट्रिंग ब्रांड एंड इंडिया। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे कार हो गया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, इसका क्या हो गया, ब्रांड मारुति, ईयर इज इक्वल टू 0। अब डिस्प्ले करा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या ब्रांड है, किस ईयर में वो बनाई, इसको प्रिंट करा दे रहे हैं। जैसे माई कार हमने कर दिया, न्यू कार कर दिया। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंपाइलर वाला नहीं, जो ये हमने क्रिएट किया ये कॉल हो जाएगा। तो इसमें क्या कर देगा, इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है, इंस्टेंस वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू से क्या कर देगा, इनिशियलाइज। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम जैसे मान लीजिए क्या हुआ, कार, माई कार, इसका नाम क्या हो जाएगा, माई कार। इंस्टेंस वेरिएबल जब डिक्लेयर हो, जब क्रिएट होगा, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू से, यानी क्या हो जाएगा, ब्रांड हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो दिया गया है ये इससे इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ब्रांड क्या हो जाएगा, ये मारुति हो जाएगा, एंड ईयर आपने दिया है जैसे 0 दे दिया, तो 0 से इनिशियलाइज कर दिया। माई कार डॉट डिस्प्ले करोगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, आउटपुट आएगा दैट इज़ ब्रांड इज इक्वल टू मारुति, एंड फिर क्या हो जाएगा, ईयर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हो जाएंगे, ये आउटपुट आपका आ जाएगा। ऊपर दिए गए एग्जांपल में क्या होता है, कार क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। देखिए यहाँ पे कार क्या हो गया आपका, कंस्ट्रक्टर हो गया ये वाला। फिर क्या कह रहा है, व्हेन द न्यू कार इज़ कॉल्ड इन्वोक्स द नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है कार, ये इन्वोक हो गया। जो ही आपने वो कर दिया, जो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा, ते ही ये कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, कॉल हो जाएगा। अब ये क्या कर देगा, द डिस्प्ले मेथड शोज़ द इनिशियलाइज्ड वैल्यू। और डिस्प्ले मेथड जब भी ये रन कर रहा है, इनिशियलाइज्ड वैल्यू को क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर दे रहा है, शो कर रहा है। ये डिस्प्ले मेथड है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रांड और ईयर को क्या कर दे रहा है, प्रिंट कर दे रहा है। अब डिफरेंस बिटवीन डिफ़ॉल्ट एंड नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पहला डिफरेंस क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, इसमें क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर अपने आप क्रिएट कर देता है कंस्ट्रक्टर। इफ़ नो कंस्ट्रक्टर इज़ डिफाइंड, यदि कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है, इस केस में क्या कर देता है, कंपाइलर अपने पास से ही डिफाइन कर देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में एक्सप्लिसिटली रिटन बाय द प्रोग्रामर अपना वैल्यू देता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखता है, और ये उसी वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाता है। इट असाइंस द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ज़्यादा 0 होगा, नल होगा, फॉल्स होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इट असाइंस द कस्टम वैल्यू, जो प्रोग्रामर डिफाइन करता है उस वैल्यू से इनिशियलाइज होगा। इसका बॉडी जो होता है प्रोग्रामर के द्वारा लिखा नहीं जाता है, तो नो बॉडी रिटन बाय द प्रोग्रामर। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्रामर प्रोवाइड्स द बॉडी विद द इनिशियलाइजेशन लॉजिक। यहाँ पे प्रोग्रामर प्रोवाइड करता है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसा नाम से ही क्लियर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें पैरामीटर पास किया जाता है। अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर
is a constructor that accept one or more argument parameter with while creating the object. इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें एक या ज़्यादा पैरामीटर को पास किया जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय। और दूसरा क्या होता है, इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद द यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ इंस्टेड ऑफ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं, यहाँ पे यूज़र पैरामीटर से पास करता है वैल्यूज़, और वो वैल्यूज़ क्या होते हैं और इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो की पॉइंट्स क्या होंगे इसमें, तो पहली बात क्या होता है, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम, ये निकल के आया, एंड हैज़ द पैरामीटर इनसाइड द पैरेंथेसिस, ये भी हो गया। इट अलाउज द असाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज़ द ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम ऑफ क्रिएशन, ये भी हो गया। एंड इट कैन बी ओवरलोडेड, ये की पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ओनली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड when it must provide the argument while creating the object. Java won't provide default constructor automatically. तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे यूज़र या प्रोग्रामर क्या कर देता है, अपने पास से पैरामीटर्स को पास करता है। इन पैरामीटर्स वैल्यू से क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, क्लास एम्प्लॉय हो गया, इसमें दो इंस्टेंस वेरिएबल हैं, क्या हो गया क्लास में, इंटीजर रोल नंबर एंड स्ट्रिंग नेम हो गया। एम्प्लॉय क्या कर रहा है, इंटीजर आर एंड स्ट्रिंग एन, यानी दो वैल्यू है, जिसमें रोल नंबर में क्या कर दिया, आर को दे दिया, ये क्या हो गया आपका कंस्ट्रक्टर हो गया। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्या हो रहा है, पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो दीज आर द पैरामीटर, सो इट इज़ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और डिस्प्ले क्या कर रहा है कि इनको प्रिंट करा रहा है। तो मान लीजिए यदि हम ये करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय S1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्रिएट किया वाइड मेन में, तो एम्प्लॉय S1 इज़ इक्वल टू, जिसमें इस क्लास का क्या कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया S1, तो इसमें दे रखा है S1 इज़ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, देख रहे हैं ना, तो दिस इज़ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे कॉल हुआ, पैरामीटर को पास किया। ये राहुल वैल्यू कॉपी हो जाएगी यहाँ पे, और 101 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तब ये क्या होगा, वो भी किस में, ऑब्जेक्ट S1 के। तो ऑब्जेक्ट S1 का क्या होगा, कैसे दिखाएंगे, जब ऑब्जेक्ट S1 क्रिएट हो गया, S1 क्रिएट हो गया, तो इसमें दो इंस्टेंस वेरिएबल क्या हो जाएगा, रोल नंबर, और दूसरा क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। तो S1 जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो पैरामीटर आपने क्या दे रखा है, दो दे रखा है, तो रोल नंबर 101 से इनिशियलाइज हो जाएगा, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राहुल से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगले लाइन में एम्प्लॉय S2, ये भी क्या हो गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ये अब फिर से ये कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, जब S2 क्रिएट होगा, जब S2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसका इंस्टेंस वेरिएबल रोल नंबर एंड नेम, इसमें रोल नंबर में क्या दे रखा है, 102, ये इनिशियलाइज हो जाएगा 102 से, और नेम क्या हो जाएगा, तो आपका अनीता इज़ द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट। तो इस तरीके से दो एम्प्लॉय क्रिएट कर देंगे। S1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो ये प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो गया है। तो S1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा रोल नंबर, दैट इज यहाँ पे प्रिंट किया रोल नंबर 101, नेम इज इक्वल टू शार्प माइंड दिया हुआ है, तो जो मैंने वैल्यू दिया यहाँ पे क्या होगा, शार्प माइंड नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 101, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। और यहाँ पे जो आउटपुट हो जाएगा, S2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो नेम में क्या प्रिंट करेगा, स्मार्ट क्लासेस नहीं प्रिंट करेगा, जबकि डिस्प्ले में ये आपका प्रिंट करेगा दैट इज़ 102, और यहाँ पे क्या होगा, अनीता प्रिंट कर देगा। दिस इज़ द आउटपुट। तो इस प्रकार से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वर्क करता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में हम पढ़ चुके हैं, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा concept where the class has the same name as that of class, that is constructor has the same name as that of class, and class can have more than one constructor with the same name, that is class name, but the different parameter list.
पैरामीटर लिस्ट मतलब क्या होता है? पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए ईदर बाय देयर डेटा टाइप और देयर नंबर्स। तो इस तरीके से इनको भी ओवरलोड किया जा सकता है, जैसे हम अपना फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन को ओवरलोड किए थे। तो इट अलाउज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास टू बी इनिशियलाइज विद द डिफरेंट वेज। कई तरीके से क्लास के ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट। कैसे कितने नंबर हैं आर्गुमेंट्स के और उनके टाइप क्या है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो सिंपल वर्ड में क्या लिख सकते हैं इसको? तो सेम कंस्ट्रक्टर नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट। तो जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में होता है सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट, बट यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेम कंस्ट्रक्टर नेम बट द डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट। या तो इनके नंबर में डिफरेंट हो या तो उनके टाइप्स में डिफरेंट हो। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या याद करने वाली बात है? तो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर मस्ट बी डिफर इन द नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, जैसे स्टूडेंट स्ट्रिंग एन हो गया, जैसे स्टूडेंट स्ट्रिंग एन और ए, यानी दोनों का पैरामीटर देख रहे हैं अलग अलग है। एक का एन है, यहाँ पे क्या गया ए हो गया, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग एक ही पैरामीटर है, यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है। और रिटर्न टाइप इज़ नॉट कंसिडर्ड इन ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे पता चलेगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, और क्योंकि ये तो इसको हम लोग पहले डेफिनेशन में देख चुके हैं। The constructor has no return type, does not return any value, and even though it cannot be declared as the void if it is not returning any value also. So it helps in flexibility. The object can be created with different initial value, depends on the constructor overloading, which constructor is being satisfied, that constructor is being called according to the parameters and signature of the constructor. Which signature get matches, only that one will be executing. So no constructor is explicitly defined. Java provides default constructor. यदि आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन किया है तो जावा क्या कर देगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा और इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा। जैसे सिंटेक्स ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग दिया हुआ है, जैसे क्लास नेम हो गया, तो पहला क्लास नेम हो गया इस नाम से, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे क्लास नेम हो गया, यहाँ पे सिंगल पैरामीटर। यहाँ पे थर्ड कंस्ट्रक्टर हो गया स्ट्रिंग नेम, दो पैरामीटर्स। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, नो पैरामीटर्स आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, सिंगल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर या टू पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का बेस्ट एग्जांपल है। एंड ऑल दीज आर हैविंग द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम, सो इट मस्ट बी ए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इस पे बेस्ड प्रोग्राम को देखा जा सकता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लास स्टूडेंट है, तीन इसके इंस्टेंस वेरिएबल हैं, कौन कौन से डेटा मेंबर है क्लास के, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, मार्क्स हो गया। अब देखिए स्टूडेंट पहला कंस्ट्रक्टर विथ नो पैरामीटर, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो नेम क्या हो गया, अननोन लिख दिया गया, एज 0 हो गया, मार्क्स 0.0। यदि कोई पैरामीटर नहीं रहेगा तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, ये कॉल हो जाएगा। और सेकेंड वन इज़ क्या लिखा है यहाँ पे, स्ट्रिंग एन, यानी सिंगल वेरिएबल कॉल हो रहा है। यदि यूज़र ने सिर्फ नाम ही दे दिया है, बाकी इंस्टेंस वेरिएबल क्या कर देंगे, 0 और मार्क्स 0.0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो ये सिंगल पैरामीटर हो गया। एंड थर्ड वन इज़, यहाँ पे देखिए दो पैरामीटर दे रहे, स्टूडेंट स्ट्रिंग एन एंड स्ट्रिंग ए, मतलब इंटीजर ए दे रखा है। तो नेम को एन से, एज को क्या कर दिया, ए से कर दिया इनिशियलाइज, एंड मार्क्स को 0.0 जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखा है, ये इससे इनिशियलाइज हो जाएगा। और थर्ड वन ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ए, इंटीजर ए एंड डबल एम, यानी तीन पैरामीटर। तो पहले वाले में देखिए क्या है, नो पैरामीटर्स, नो आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है विथ वन आर्ग्यूमेंट, and this is the constructor with the two arguments or two parameters, and this one is the constructor with the three argument or three parameters, name and age a, फिर क्या कर देगा, marks is equal to m।
अब void show क्या कर देता है, इन तीनों वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो तीनों को जब मैंने प्रिंट कर दिया, फिर इसके बाद से क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यानी यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हियर द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। ये कौन सा होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल हो जाएगा। स्टूडेंट S2 क्या कर रहा है, सिर्फ एक पैरामीटर दे दिया, यानी जिस कंस्ट्रक्टर का सिग्नेचर मैच करेगा, यानी सिंगल, वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा पैरामीटर, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। यानी ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, द कंस्ट्रक्टर विद द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर विल बी कास्ट। एंड S3 द न्यू स्टूडेंट S, यहाँ पे दो पैरामीटर, यानी ये कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर है, यानी किसके साथ सिग्नेचर मैच कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टर विद द टू पैरामीटर्स के साथ मैच कर गया। तो इसमें क्या कर देगा, इसका इंस्टेंस वेरिएबल क्या हो गया n से, इसका क्या हो गया a से, और तीसरा क्या हो गया 0.0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। अब क्या हो गया, चौथा क्या कर दिया, S4 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट नेहा 1689.5, ये प्रिंट कर देगा। जब S1 डॉट शो करेगा तो आउटपुट क्या आएगा, व्हाट इज़ द आउटपुट, ये नेम इज इक्वल टू क्या कर देगा, यहाँ पे नल प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद से बाकी सारे वैल्यूज़ को क्या कर देगा, 0 0 कर देगा। यहाँ पे S2 डॉट शो करोगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, इस केस में प्रिंट करेगा सिर्फ रोहन प्रिंट करेगा, बाकी नेम और एज और मार्क्स को 0 और 0.0 प्रिंट कर देगा। S3 जब होगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, S3 जब कॉल करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, नेम आशा और एज 15 करेगा, मार्क्स को 0.0 प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे क्या करें, S4 डॉट शो जब करेंगे, ये वाला जब करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, इस ऑब्जेक्ट का नेहा, फिर एज 16, फिर क्या करेगा, मार्क्स इज इक्वल टू 89.5 को प्रिंट कर देगा। देख सकते हैं आउटपुट यहाँ पे दिया, पहला नेम क्या था, अननोन था जिसे इनिशियलाइज किया था। अब एज 0, मार्क्स 0.0, यहाँ पे नेम देखिए, वहाँ पे रोहन दे रखा था, एज 0, मार्क्स 0.0। तो यहाँ पे देखिए तीसरा जब कॉल किया था, यहाँ पे S3 डॉट शो किया तो S3 डॉट शो भी प्रिंट कर रहा है, आशा एज 15, मार्क्स 0.0। क्यों, S3 में यही कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, आशा 15 किया था। और S4 में क्या कर दिया था, क्या प्रिंट कर रहा है, न्यू स्टूडेंट नेहा, ऑल 3 पैरामीटर्स वर गिवन। तो S4 का S4 डॉट शो जब कर देंगे तो क्या प्रिंट करेगा, नेहा एज 16, मार्क्स 89.5, इस तरीके से आउटपुट देगा। अब देखते हैं क्या एडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लाभ हैं इसके। इट प्रोवाइड्स द डिफरेंट वेज ऑफ ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, तो इसमें वैरायटी देता है, कितने तरीके से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जा सकता है, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से पॉसिबल है। एंड मेक्स द कोड क्लीनर एंड मोर रीडेबल, जिसे कोड को क्या करना है और साफ हम इसको पढ़ सकते हैं। इट रिड्यूसेस द नीड फॉर मल्टीपल सेटर मेथड, बहुत सारे सेटर मेथड को से लगा के क्रिएट करना या इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, उसको क्या कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है। एंड नेक्स्ट वन, इंक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द प्रोग्रामर, ये फ़ायदा यह है, मान लीजिए यूज़र एक ही पैरामीटर दे रहा है, या यूज़र ने कोई पैरामीटर नहीं दिया, इस केस में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। यूज़र ने एक ही पैरामीटर दिया तो भी हो जाएगा इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज, या यूज़र ने क्या कर दिया या प्रोग्रामर ने ऑल पैरामीटर्स दे दिया, तो उसी हिसाब से हर एक के लिए, हर एक टाइप के वैल्यूज़ के लिए, हर एक टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए उतने कंस्ट्रक्टर क्या हो गया है, लिखे गए हैं। तो उनको यूज़ करता है, जिससे सिग्नेचर मैच कर जाता है उसको प्रोग्राम जावा एग्जीक्यूट करा देता है, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। अब एक क्विक रिकैप आप कर सकते हैं, अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, एंड व्हाई इज द कंस्ट्रक्टर इज ओवरलोडिंग is useful in Java. Write a class with book with the overloaded constructor to initialize only one book title, author and price, title and author. तो इसको पिछले वाले प्रोग्राम का हेल्प लेके वीडियो पॉज करके आप इसको इन क्वेश्चंस का आंसर लिखें और फिर अपने आप को चेक करें। फिर कोई यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उससे रिलेटेड आप कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हैं, हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग
same constructor name with the different parameter list, and it makes the class flexible by allowing multiple ways of initializing the object. ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज़ अ डिस्ट्रक्टर। तो पहली बात ये दिमाग में बैठा लें कि डिस्ट्रक्टर जो है जावा में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये C++ में एग्जिस्ट करता है। इन C++ डिस्ट्रक्टर इज़ द स्पेशल फंक्शन दैट फ्रीज द मेमोरी एंड डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट व्हेन दे गो आउट ऑफ स्कोप। जब ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म हो गया तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टर फंक्शन स्पेशल फंक्शन होता था जो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता था, उसका यूज़ किया जाता था। एंड फ्रीज द मेमोरी, और मेमोरी को फ्री कर देता था। बट जावा में क्या हो गया, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। भले ही हम कुछ कीवर्ड्स कॉमन आ जाते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अधिकांशतः ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्या हो गया इसमें C++ के लिए गया है। बट जावा इज़ डिफरेंट। किस मामले में डिफरेंट है, कुछ शॉर्टकमिंग्स थी इसमें C++ में, वो चीज़ क्या हो गया वो यहाँ पे जावा में नहीं है, इसको और आसान कर दिया गया है यहाँ पे, जो C++ में कॉम्प्लिकेटेड थी। तो बट इन जावा डिस्ट्रक्टर डू नॉट एग्जिस्ट एक्सप्लिसिटली। डिस्ट्रक्टर ने एग्जीक्यूट मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जावा यूजेस गार्बेज कलेक्टर दैट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय द अनयूज्ड ऑब्जेक्ट। तो गार्बेज कलेक्टर जावा में काम करता है, उसका काम ही होता है जो भी ऑब्जेक्ट जो यूज़ में ना हो उनको क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर। सो इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रक्टर जावा प्रोवाइड्स द फाइनलाइज मेथड। इसमें क्या होता है, फाइनलाइज मेथड होता है जिसका यूज़ किया जाता है, विच कॉल्ड बाय द गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर वो कॉल करता है किसको, फाइनलाइज मेथड को, और क्या कर देता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाता है तो उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये फाइनलाइज मेथड, इसमें और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो लेट अस इन सिंपल वर्ड क्या कर सकते हैं, इन मेमोरी क्लीनअप ऑटोमेटिक क्या होता है, जावा में क्या होता है, मेमोरी क्लीनअप ऑटोमेटिक, जबकि C++ में ऐसा नहीं था, यहाँ पे यूज़ करना पड़ता था। वी डोंट राइट द डिस्ट्रक्टर, जबकि C++ में डिस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता था, राइट करना पड़ता था, कोडिंग लिखना पड़ता था। इंस्टेड वी कैन यूज़ द फाइनलाइज, हम फाइनलाइज मेथड लिख सकते हैं टू परफॉर्म द क्लीनअप वर्क बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड। हम फाइनलाइज मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए डिस्ट्रक्टर फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम क्या कॉल कर लेंगे, फाइनलाइज मेथड को कॉल कर लेते हैं और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और मेमोरी हमारी क्या होती है, फ्री हो जाती है। अब देखते हैं दिस कीवर्ड इन जावा। दिस कीवर्ड का क्या काम होता है, बहुत कह रहे इन जावा दिस इज़ द स्पेशल रेफरेंस वेरिएबल रिफर्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट इन द क्लास। कभी कभी ऐसा होता है हमारे इंस्टेंस वेरिएबल का नाम और लोकल वेरिएबल का नाम क्या होता है, सेम हो जाता है। तो इस केस में हम कैसे जानेंगे कि ये जो है लोकल वेरिएबल है और ये दूसरा जो है इंस्टेंस वेरिएबल है। इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए लोकल वेरिएबल को और इंस्टेंस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, because it removes the ambiguity between the instance variable and the local variable। जो इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बीच में जो कन्फ्यूज़न जो क्रिएट हो जाता है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो इसलिए दिस कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ द स्पेशल रेफरेंस वेरिएबल दैट refers to the current object of the class. It is used inside the method or constructor to refer the ऑब्जेक्ट ऑन विच मेथड और कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड। ठीक है, वो मतलब करेंट, जैसे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो अपना नाम लेके खुद को तो बोलोगे नहीं, तो बोलेंगे अपने आप को एड्रेस कैसे करेंगे, हम या मैं से एड्रेस करेंगे। तो उसी प्रकार से जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको कैसे रेफरेंस किया जाए, उसको रेफरेंस करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज़ किया जाता है।
तो इट रिमूव्स द एम्बिग्यूटी बिटवीन द, एम्बिग्यूटी मतलब जो भी है आपका जो भी आपकी दुविधा है, जैसे कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है कौन सा लोकल वेरिएबल है, इन दोनों का सेम है, तो उनमें क्या कर देता है, इसकी एम्बिग्यूटी को रिमूव कर देता है. इन सिंपल वर्ड्स, दिस रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट विच इज़ करेंटली इन यूज़. जैसा पहले हमने बता दिया कि वाई डू वी नीड दिस. तो समटाइम्स लोकल वेरिएबल मेथड और पैरामीटर और द कंस्ट्रक्टर पैरामीटर हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल data members of the class. In such case this is used to differentiate between them. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल देखिए, एक क्लास क्या स्टूडेंट है, स्ट्रिंग नेम एज है. यहाँ पे देखो नेम है और एज दोनों सेम आ जा रहा है, तो नेम इज इक्वल टू नेम, एज इज इक्वल टू एज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एम्बिग्यूटी होगी. क्यों? क्योंकि लोकल वेरिएबल के साइन हो जा रहा है और एज को साइन हो जा रहा है, यानी ये दोनों क्या हैं, बोथ आर, दीज आर लोकल वेरिएबल. तो दीज आर लोकल वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम्बिग्यूटी हो जाता है. लोकल वेरिएबल इज असाइन टू द लोकल वेरिएबल इटसेल्फ और इंस्टेंस वेरिएबल इज नॉट अपडेटेड, इट इज़ नॉट इनिशियलाइज्ड. कैसे, यहाँ पे आप दिस कीवर्ड का आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूजिंग दिस कीवर्ड, तो एम्प्लॉय ले लिया, स्ट्रिंग नेम सैलरी दे दिया, फिर इसके बाद से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है स्ट्रिंग नेम एंड सैलरी. तो यहाँ पे देखिए कि सेम नेम, दोनों का सेम नेम है, सैलरी सेम है, तो ये लोकल हो गया, दिस इज लोकल वन एंड दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल. आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ कर लिया, दिस कीवर्ड में नेम को डाल दिया, तो दिस वन इज दिस डॉट नेम, ये क्या हो जाएगा आपका इंस्टेंस वेरिएबल हो गया. दिस डॉट सैलरी क्या हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल हो गया. ठीक इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका लोकल वेरिएबल हो जाएगा, सैलरी भी लोकल वेरिएबल, यानी ये लोकल वेरिएबल इज असाइन टू द इंस्टेंस वेरिएबल नाउ दिस डॉट सैलरी. तो दिस क्या कर जाता है, करेंट ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, रेफरेंस कर रहा है, दैट इज सैलरी, दैट इज लोकल वेरिएबल. दिस डॉट नेम, दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल. व्हाट इट नाउ, नेक्स्ट वन इज हियर कि यहाँ पे वर्ड शो प्रिंट कर रहे हैं नेम, दिस डॉट नेम कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रिंट कर दें दिस डॉट सैलरी, यानी दोनों इंस्टेंस वेरिएबल को. याद यदि यहाँ पे चूँकि वर्ड शो अलग है, क्योंकि ये इसका लोकल वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ पे यदि इसको ऐसे लिख देते हैं कि वाइड शो लिख दिया मैंने, नो पैरामीटर. अब मैं लिख दे रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. ये मैंने क्या कर दिया, सिंपली नेम ही लिख दिया, तो भी क्या हो जाएगा, ये इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई लोकल वेरिएबल नेम से डिफाइन तो नहीं है. दूसरा यदि मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सैलरी भी कर दे रहा हूँ, तो भी यहाँ पे वर्ड शो के अंदर दिस विल बी द, ये कौन सा हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे दिस डॉट नेम नहीं भी लिखेंगे तो भी लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिस डॉट नेम लोकल वेरिएबल नहीं है. ये क्या हो गया, नेम जब लेगा इसके अंदर कोई लोकल वेरिएबल डिफाइन नहीं है या आर्गुमेंट वेरिएबल डिफाइन नहीं है, और ये कहाँ से उठाएगा, नेम. यदि सिंपल नेम लिख देते हैं या सिंपल सैलरी लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस वुड बी द इंस्टेंस वेरिएबल. अब देखिए यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड, जैसे इसका एग्जांपल तो पहले ही दे चुके हैं, टू डिफ्रेंशिएट द इंस्टेंस वेरिएबल फ्रॉम द लोकल वेरिएबल. सेम वही कोड है, स्ट्रिंग नेम एंड इंटीजर सैलरी, एम्प्लॉय स्ट्रिंग नेम इंटीजर सैलरी, दिस डॉट नेम, तो लोकल वेरिएबल, दिस इज लोकल वेरिएबल, दिस डॉट नेम इज आपका इंस्टेंस वेरिएबल, सैलरी इज द लोकल वेरिएबल. तो इस तरीके से दिस का वो भी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा. दिस डॉट सैलरी भी इंस्टेंस वेरिएबल, दिस विल बी अ लोकल वेरिएबल. टू डिफ्रेंशिएट द इंस्टेंस वेरिएबल फ्रॉम द लोकल वेरिएबल. अनदर कंस्ट्रक्टर, यानी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना. अनदर कंस्ट्रक्टर, यानी दैट इज दिस कैन बी यूज टू कॉल वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास, यानी एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं. दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर, और स्टेटमेंट का क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए. चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है
स्टूडेंट, स्ट्रिंग नेम और ये क्लास हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, स्टूडेंट 1, इसके अंदर क्या कर दिया इसने, दिस डॉट, यहाँ पे देखो कॉल कर दिया दिस के अंदर अननोन n, 0, यानी इसने करेंट ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया है। तो दैट इज़ कंस्ट्रक्टर, यहाँ भी ये किसको कॉल कर रहा है, कंस्ट्रक्टर 2 को कॉल कर रहा है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर 2 क्या है आपका, नेम, जिसमें नेम इज इक्वल टू क्या साइन कर रहा है, नेम और इंटीजर एज, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। और ये क्या कर दे रहा है, शो प्रिंट कर दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे इंटीजर s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एक कंस्ट्रक्टर 1 कॉल होगा। और जब ये कंस्ट्रक्टर 1 कॉल होगा तो कॉल कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल यहाँ पे आएगा। जब इनिशियलाइज करेगा तो इसके अंदर दिस डॉट अननोन, देख रहे हैं ना, विद 2 पैरामीटर, यानी उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा इसके लिए जिसके 2 पैरामीटर्स हैं। तो कौन सा कॉल हो जाएगा, तो यानी ये कंस्ट्रक्टर 2 को कॉल कर देगा, जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या डाल देगा, अननोन, और 0 से डाल देगा, 0 से असाइन कर देगा। तो अननोन कॉल हो जाएगा, दिस डॉट कंस्ट्रक्टर 2 कॉल होगा, सिग्नेचर इसके साथ मैच कर जाएगा, तो इसमें अननोन कॉपी हो जाएगा, इसमें 0 कॉपी हो जाएगा। और इसमें क्या कर देगा, नेम को अननोन से कॉपी कर देगा और एज को क्या कर देगा, 0 से कॉपी कर देगा, या दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज एंड दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कर दिया। नेक्स्ट वन इज अगला स्टेटमेंट, यानी एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और पहला कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, इनिशियल, उसका इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज हो जा रहा है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। और यहाँ पे तो डायरेक्ट आपने कॉल कर लिया, यहाँ पे डायरेक्ट कॉल किया गया रिया एंड 15। यहाँ पे जब s1 डॉट शो करेंगे तो दैट विल प्रिंट द, दैट इज इट विल प्रिंट द अननोन एंड दैट इज एज इज 0। जब s2 डॉट शो करेंगे तो ये प्रिंट करेगा रिया और फिर क्या प्रिंट करेगा, एज इज इक्वल टू आपका 15 ईयर। तो दिस इज द आपका ये कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने वाला ये कोडिंग है। करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए भी क्या होता है, दिस कीवर्ड का भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे क्लास डेमो हो गया, वॉइड डिस्प्ले हो गया, फिर क्या हो रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिस्प्ले मेथड इज कॉल्ड। ओके, अब क्या कर देते हैं, वॉइड कॉल मेथड यहाँ पे हो गया, दिस डॉट डिस्प्ले कर दिया, इसके अंदर मैंने कॉल कर दिया, दिस रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, ये करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर दिया, डेमो डी इज इक्वल टू न्यू डेमो, तो यहाँ पे कर दिया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। डी डॉट कॉल मेथड, जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये क्या कर देगा, कॉल मेथड में क्या कर देगा, दिस डॉट डिस्प्ले, यानी करंट, दिस रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, यानी करंट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डी, इसको क्या कर देगा, डी डॉट डिस्प्ले को क्या कर देगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, तो डिस्प्ले मेथड इज बीइंग कॉल्ड। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड। यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए दिस का भी यूज़ किया जाता है। जैसा हमको पता है कि दिस इज द कीवर्ड विच इज़ यूज टू रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट, इसमें वो लाई कर रहा है। जैसे मान लीजिए इंटीजर वैल्यू हो गया, फिर उसके बाद से नंबर सेट वैल्यू एक मेथड है और इंटीजर वैल्यू कॉल किया, तो वैल्यू क्या होगी, इट हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ, लोकल वेरिएबल का नाम क्या हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल के जैसे हो गया। तो दिस डॉट वैल्यू आपने कॉल किया तो क्या हो गया, वैल्यू को कॉपी कर दिया, दिस मतलब क्या हुआ, रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या कर, रिटर्न दिस, यानी उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दे रहा है, इट रिटर्न्स द करेक्ट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दे रहा है। वाइड शो आप कर रहे हैं, वाइड शो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू, यानी रेफरेंस, यानी ये इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट कर दे रहा है वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ से प्रोग्राम को रन कराते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे, कोई वेरिएबल नहीं लिया लेकिन एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, न्यू नंबर डॉट सेट वैल्यू 50, सेट वैल्यू डॉट 50 कर दिया, डॉट शो को कॉल कर दिया। तो पहली बात ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और उसके सेट वैल्यू क्या कर देगा, उस ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दिया है तो ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके सेट वैल्यू मेथड को कॉल करेगा, यानी एक मेमोरी लोकेशन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, डमी ऑब्जेक्ट,
फिर उसमें क्या कर देगा, सेट वैल्यू उसके मेथड को कॉल करेगा, उसमें 50 दे देगा। जब 50 कॉल कर देगा डमी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, 50 को वैल्यू को कॉल कर देगा। अब क्या कर देगा, उसका तो नाम तो है नहीं, यहाँ पे दिया हुआ दिस डॉट वैल्यू, यानी उस इंस्टेंस यानी करंट ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू उस लोकल वेरिएबल को कॉल कर देगा। फिर उसके बाद साथ ही रिटर्न भी करा रहा है, तो रिटर्न क्या करा रहा है, रिटर्न दिस कर दिया, तो यहाँ पे सेट वैल्यू 50 कर दिया, यानी ये हो जाएगा। फिर इसके बाद से डॉट शो, यानी उसी ऑब्जेक्ट का डॉट शो, यानी शो मेथड को कॉल कर रहा है। तो शो मेथड को कॉल कर दिया यहाँ पे। जब शो मेथड कॉल करेगा तो क्या करेगा, प्रिंट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू, क्यों कि उसका इंस्टेंस वेरिएबल तो इनिशियलाइज हो चुका है। डॉट शो आपने कॉल कर दिया, ये उस वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो दिस इज नोन एज मेथड चेनिंग। इसको क्या कहते हैं, मेथड चेनिंग। मेथड के अंदर मेथड को कॉल किया जा रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, मेथड चेनिंग कहलाता है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं दिस स्टेटमेंट के बारे में। दिस कैन बी ओनली बी यूज्ड इनसाइड द नॉन स्टैटिक मेथड एंड कंस्ट्रक्टर, यानी इसको स्टैटिक मेथड या कंस्ट्रक्टर में नहीं यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि सेल्फ यानी ऑब्जेक्ट के लिए बना है, रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट विद इन इट। और जबकि स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, क्लास मेथड और क्लास वेरिएबल होते हैं। तो इंस्टेंस से इंस्टेंस वेरिएबल क्या आउट ऑफ स्कोप में होते हैं, ठीक है। इसलिए दिस कीवर्ड क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, करंट ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के लिए ही डिफाइंड है। ये नॉन स्टैटिक और कंस्ट्रक्टर के लिए डिफाइंड नहीं है, नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर के लिए डिफाइंड नहीं है। हाँ, इसमें यूज़ किया जा सकता है। कह रहा है दिस दैट इज कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर। जो कॉलिंग कंस्ट्रक्टर होता है इसमें क्या होता है, कॉलिंग कंस्ट्रक्टर वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए किसी कंस्ट्रक्टर में। एंड दिस कैन नॉट बी यूज्ड इन स्टैटिक मेथड। दिस का स्टैटिक मेथड में आप यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज स्टैटिक मेथड्स आर नॉट टाइड टू द ऑब्जेक्ट, दे आर टाइड टू द classes, not with the object, so they are out of scope of the that is objects. तो नेक्स्ट वन इज क्विक रिकैप देख लेते हैं क्या हुआ। दिस रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, resolves the ambiguity between the local variable and instance variable. It can be used for constructor chaining. कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में करके देखा है। It can be used to refer or return the current object. Yes, इसको भी हमने करके देख लिया है। And it is not allowed inside the static method. और static method में इनको कॉल नहीं किया जा सकता और यूज़ नहीं किया। Based on this concept explanation, please answer that question. Please pause the screen और इनके आंसर लिखने का प्रयास करिए। खुद से होमवर्क ले लीजिए, करिए और चेक करिए कि आप लोगों ने कितना समझा है। यदि नहीं समझा है फिर से वापस पलट के वीडियो को फिर से दोबारा देखें, फिर से इन क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। कह रहा है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस कीवर्ड इन जावा, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस। दिस इज द मेथड, दिस इज रिटन, दिस इज द मेथड एंड दिस वन इज द कीवर्ड विच इज द रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट। शो that so with the program how this is used to resolve ambiguity between the instance variable and local variable। इसका आंसर भी लिख सकते हैं आप लोग। और explain the constructor chaining using this, इसका भी इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से लिखने का प्रयास करें। एक बार वीडियो देखें फिर वीडियो पॉज करके इनके क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करें। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। मेथड और कंस्ट्रक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है, जैसा क्लियर है। व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे दिया हुआ है कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन, स्पेशल ब्लॉक यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। दिस इज नॉर्मल ब्लॉक यूज टू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज नेम, इट मस्ट बी सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। इट कैन बी एनी वैलिड आइडेंटिफायर, कोई भी नाम हो सकता है। रिटर्न टाइप, इट हैज़ नो रिटर्न टाइप नॉर इवन वाइड। तो क्या रहे, इट मस्ट हैव रिटर्न टाइप, कैन बी void also. If the function is not returning any value then it can be declared as void. अब कह रहा है when it is called, the constructor is automatically called when the object is created, यानी
ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम में ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता। अब इट मस्ट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली यूजिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, कॉल किया जाता है। पर्पस, इसका पर्पस होता है इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल, और इसका क्या होता है, परफॉर्म्स द ऑपरेशंस और द कंप्यूटेशंस, यानी बिहेवियर, ऑब्जेक्ट बिहेवियर को डिफाइन करता है। ओवरलोडिंग, बोथ कैन बी ओवरलोडेड, इट कैन ऑल्सो बी ओवरलोडेड, इट कैन ऑल्सो बी ओवरलोडेड। इनहेरिटेंस, not inheritance by the subclass but methods can be inherited by the subclass। तो ये डिफरेंसेस हैं कंस्ट्रक्टर और मेथड्स के बीच में। चलिए क्विक रिकैप कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स इन जावा। इन क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करिए। व्हाई डज द कंस्ट्रक्टर इज नॉट हैव रिटर्न टाइप, डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। कैन द कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स ओवरलोडेड, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। आप कर सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं। एंड write the program to demonstrate the use of constructor and a method। ये प्रोग्राम लिख के आप दिखा सकते हैं। एक बार वीडियो को देख लीजिए यदि नहीं समझ में आ रहा तो। ना क्विक रिकैप क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेस द ऑब्जेक्ट सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास, नो रिटर्न टाइप, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। मेथड्स क्या होता है, डिफाइंड बिहेवियर, एनी नेम, रिटर्न टाइप, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिटली। And both can be overloaded but only the methods are inherited। कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता, मेथड्स को इनहेरिट किया जा सकता। अब आते हैं एक्सेस मॉडिफायर इन जावा। कितने तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, व्हाट आर द एक्सेस मॉडिफायर, पहले समझने की ज़रूरत है। एक्सेस मॉडिफायर कह रहा है इन जावा आर द कीवर्ड्स दैट डिफाइंस द स्कोप। स्कोप मतलब क्या होता है, विजिबिलिटी, कहाँ तक दिखाई देगा, कहाँ तक वो कॉल किया जा सकता है, कहाँ तक उसका यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ विजिबिलिटी ऑफ द वेरिएबल, मेथड्स एंड द क्लासेस। तो दे डिसाइड विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कैन बी एक्सेस। ये डिसाइड करता है प्रोग्राम का कौन सा पार्ट एक्सेस किया जा सकता है, कौन सा पार्ट हाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इनको क्या कहा, एक्सेस मॉडिफायर। तो कह रहा है विच पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी एक्सेस्ड और a particular member or data method। They help in data hiding, यानी data hiding मतलब abstraction का concept, and ensure the security, encapsulation भी आ जाता है, of the object oriented programming। तो हमने पढ़ा है encapsulation क्या होता है, सिक्योरिटी को बढ़ाता है, abstraction क्या होता है, data hiding फीचर को बढ़ाता है। abstraction का definition होता है showing the essential feature and hiding the background details। encapsulation क्या होता है, wrapping up data and member methods together into a single unit। okay, and that is why it enhances the security also। secure हो जाता है, डेटा और मेथड क्या होते हैं, एक जगह स्टोर हो जाते हैं और डेटा सिक्योरिटी आपकी इन्हांस हो जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। द मेन एक्सेस दैट इज मॉडिफायर्स आर क्या होता है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड दैट इज डिफ़ॉल्ट, नो मॉडिफायर। डिफ़ॉल्ट के लिए मॉडिफायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब कहते हैं प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, मेंबर्स आर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट और एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम क्लास। तो प्राइवेट का मतलब क्या होता है, केवल उसी क्लास में क्या होंगे, ये एक्सेसिबल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बनाते हैं, तो इंस्टाग्राम पे जब आईडी बनाते हैं तो उसको प्राइवेट सेट कर देते हैं, ओनली यू कैन एक्सेस योर प्रोफाइल, no other one can access it, that is private, only within the same class। okay, now they cannot be accessible outside of the class। उसी क्लास के अंदर accessible है, and used for data hiding, इसलिए यूज़ होता है, प्राइवेट कर दिया, डेटा हाइडिंग। जैसे आप अपने पर्सनल डिटेल्स इंस्टाग्राम पे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे तो आपने प्राइवेट कर दिया, ओनली यू कैन सी इट, ओनली यू कैन यूज़ इट, only you can make the changes in it, no other outsider can do it। तो that is विजिबिलिटी क्या होगा, विद इन दैट क्लास हो जाएगा। जैसे क्लास हो गया, स्टूडेंट हो गया, प्राइवेट इंटेज हो गया, प्राइवेट कर दिया तो प्राइवेट वेरिएबल हो गया, वाइड सेट एज इंटीजर ए, तो ये एक्सेस कर सकता है लोकल वेरिएबल क्योंकि उसी क्लास से बिलोंग है। वाइड शो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दे कैन, बिकॉज शो सेट एज बिलोंग्स टू द दैट क्लास, उसी क्लास में बिलोंग करता है, तो इसलिए
they can access the private data, private member, a private instance variable of that class. जैसा नाम से ही क्लियर है, पब्लिक मीन्स पब्लिक मेंबर्स आर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में दूसरे क्लास से भी एक्सेसिबल हो सकता है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, दैट बिकॉज इट इज़ डिक्लेयर्ड एज द पब्लिक, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस। फॉर एग्जांपल अभी इंस्टेंस पे आप उसमें देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे अपने किसी चीज़ को पब्लिक कर दे, जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो इसको मैं पब्लिक करूँगा तभी क्या हो जाएगा, बाकी लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा, दे कैन सी इट। तो दैट इज़ दीज आर एक्सेसिबल, जैसे मेरे वीडियोज़ हैं, दीज आर एक्सेसिबल एनीवेयर, एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर ऑन यूट्यूब, कहीं से भी इसको देखा जा सकता है। तो दैट इज़ क्लास स्टूडेंट पब्लिक स्ट्रिंग नेम। तो पब्लिक, दिस इज पब्लिक वेरिएबल, public void show, that is system.out.println name is equal to name, that is printed, that is public, that can be accessed outside of the class also. Next one is protected. Protected ka maximum it is used in inheritance. Where it is used? Inheritance. What does it mean? Inheritance means that is where one object acquires the property of another class. जिसके लिए प्रोटेक्ट होता है वो क्या होता है, सिर्फ वही क्लास इस ऑब्जेक्ट को, यानी एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है यदि वो उसके लिए प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप चलता है विद इन द सेम क्लास, विद इन द सेम पैकेज। सेम पैकेज मतलब क्या हो गया, सेम पैकेज में दो क्लास है ए और बी, बी क्या कर रहा है, ए को इनहेरिट कर रहा है। नाउ बी कैन यूज सपोज दैट शो 1 हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो 2 हो जाएगा, मान लेते हैं शो 2 हो गया। तो ये क्या होगा, बी इनहेरिट कर रहा है तो बी क्या कर देता है, शो 1 को भी एक्सेस कर सकता है बिकॉज बी इज इनहेरिटिंग द क्लास ए, दैट इज इनहेरिटेंस, बी इज इनहेरिटिंग द क्लास ए। तो इसलिए इसके डेटा मेंबर और फंक्शन को तो क्या कर देता है, इनहेरिट कर रहा है, तो इसके डेटा मेंबर और फंक्शन को क्या कर देता है, एक्सेस कर सकता है। तो दिस वन इज देयर एंड बाय द सब क्लास, बी इज सब क्लास इनहेरिटेड क्लास इवन इफ दे आर इन डिफरेंट पैकेज। यदि हो यद्यपि यदि डिफरेंट पैकेज में हो, यदि सब क्लास क्या कर रहा है, वो कर रहा है सेम पैकेज में हो या दूसरे पैकेज में हो, यदि दूसरा क्लास क्या कर रहा है, इसको इनहेरिट कर रहा है, तो दैट कैन एक्सेस द instance variable or data member of the parent class. So there would be a parent child relationship. Default क्या हो गया, no access modifier is used mentioned, then the member is default access हो जाता है। तो within that member access within that package, member are accessible only within the same package, not outside of the package, within the same package. तो these are known as default। तो इंटीजर रोल कर दिए तो डिफॉल्ट, यानी उसी पैकेज में ये एक्सेसिबल हो सकते हैं, यानी उसी पैकेज में पब्लिक हो सकते हैं। अब आप देखते हैं जैसे क्या हो गया, एक्सेस मॉडिफायर टेबल यहाँ पे दिया, मॉडिफायर प्राइवेट है, सेम क्लास में तो हो जाएंगे एक्सेस, ठीक है, सेम पैकेज में नहीं होंगे, सब क्लास में नहीं होंगे, अदर पैकेज में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। डिफ़ॉल्ट जो होते हैं कहाँ कहाँ एक्सेसिबल हैं, सेम क्लास में एक्सेसिबल हो जाएंगे, सेम पैकेजेस में एक्सेसिबल हो जाएंगे, लेकिन सब क्लास में नहीं होंगे और अदर पैकेज में नहीं होंगे। प्रोटेक्टेड मतलब क्या होता है, जिसके लिए प्रोटेक्ट हो गया सेम क्लास में हो जाएगा, सेम पैकेज में हो जाएगा, सब क्लास डिफरेंट पैकेज उसमें भी एक्सेसिबल हो जाएगा, और दूसरे पैकेज में क्या हो गया, नहीं एक्सेसिबल होगा, दूसरे पैकेज से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पब्लिक जो होते हैं सब जगह, पब्लिक सेम क्लास में भी एक्सेसिबल है, सेम पैकेज भी एक्सेसिबल है, सब क्लास के द्वारा भी, और फिर क्या रहा है अदर पैकेजेस में भी क्या है एक्सेसिबल है। अब आते हैं इसका क्विक रिकैप देख लेते हैं क्या होता है। प्राइवेट एक्सेसिबल विद इन इनसाइड द क्लास, पब्लिक क्या होता है एक्सेसिबल एवरीवेयर, प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल विद इन द पैकेज प्लस सब क्लास, एंड डिफ़ॉल्ट क्या रहा है एक्सेसिबल विद इन ओनली द सेम पैकेज, विद इन द पैकेज, उसी पैकेज में। एक्सेस मॉडिफायर मतलब क्या होता है, कंट्रोल विजिबिलिटी एंड डेटा हाइडिंग इन जावा।
अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इनका आंसर देने का प्रयास करिए। व्हाट आर द एक्सेस मॉडिफायर इन जावा, नेम द डिफरेंट टाइप्स एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, एंड व्हाट इज द default access modifier in Java, and explain the role of protected with an example। इसको explain करिए। why are the variable often declared private in the class। तो ये सारी चीज़ों का आंसर जो है आप एक बार वीडियो ध्यान से देखिए, फिर उनका आंसर देने का प्रयास करिए अपने शब्दों में। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हम करने का मतलब कुछ प्रोग्राम्स को करने का प्रयास करेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, उन प्रकार के क्वेश्चंस को देखा जाएगा। लिखा हुआ है डिफाइन अ क्लास क्वाड विथ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। क्लास नेम इज क्वाड एंड डेटा मेंबर्स आर द ABC, that is decimal value, and member methods are quad parameterized constructor and to initialize the data members, and double discriminant to calculate and return the discriminant is equal to b square minus 4ac, and here it is void calculate to calculate and display the roots of the equation according to the following criteria. If the discriminant is greater than 0, then R1 is equal to minus b plus under root d upon 2a, and R2 is equal to minus b minus under root d upon 2a. If the discriminant is equal to 0, then both roots are equal. R1 is equal to R2 is equal to minus b upon 2a. If that is d is less than 0, then roots are imaginary। चलिए इस पे अब प्रोग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्लास का नेम क्या बोला था, क्वाड लेना है, तो क्लास का नेम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्वाड। चलिए क्लास का नेम मैंने क्वाड ले लिया। अब यहाँ पे जैसे बनाते हैं, डबल क्लिक इस पर किया, फिर इसके बाद से यहाँ पे क्लास नेम इज़ क्वाड, दिस इज़ क्लास नेम। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक दैट इज़ डेटा मेंबर्स, दैट इज़ डबल टाइप, जो कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, a, b, c हो गया। फिर इसके बाद से अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर लेंगे, क्वाड हो गया, जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लूँगा मैं। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या हो जाएगा, दैट इज़ डबल x एंड डबल y, और ये स्पेलिंग गलत है, डबल एंड डबल y, फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा डबल z। फिर डेटा मेंबर को इससे इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू y एंड c इज इक्वल टू z। इनिशियलाइज हो गया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फिर इसके बाद से क्या करना है, डबल डिस्क्रिमिनेंट, जो डबल डिस्क्रिमिनेंट, तो डबल डिस्क्रिमिनेंट में जो वैल्यू रिटर्न करेगा, अब यहाँ पे पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। d इज़ इक्वल टू, जैसे डबल d इज़ इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b मल्टीप्लाइड बाई b माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई c। फिर हो जाएगा रिटर्न d, रिटर्न, इसको रिटर्न करा देते हैं d की वैल्यू पे। फिर इसके बाद से अब लिखते हैं वॉइड कैलकुलेट, जो कैलकुलेट करेगा उसकी वैल्यू को, और R1 R2 को प्रिंट भी करेगा। यहाँ पे दो वैल्यू लेते हैं, डबल R1 R2। फिर इसके बाद से यहाँ पे लिखते हैं, एक लिखते हैं d, ले लेते हैं, लोकल वेरिएबल d है, तो d इज़ इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, तो d इज़ इक्वल टू
ये डिस्क्रिमिनेंट ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इसके अंदर डी में। अब यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ, इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल, देन R1 इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -b प्लस मैथ डॉट SQRT, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा d, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, देन 2 मल्टीप्लाइड बाई a। सिमिलरली R2 इज इक्वल टू, यही फार्मूला लगेगा, बस यहाँ पे साइन केवल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। अब यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, माइनस साइन लगा दे रहा हूँ, इसकी जगह पे माइनस साइन हो जाएगा। फिर इसके बाद इनको प्रिंट कर दे रहा हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन R1 इज इक्वल टू प्लस R1 एंड प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू प्लस R2। फिर इसके बाद से मैं क्या करूँगा, इनको R1 और R2 को वैल्यू प्रिंट कर दे रहा हूँ। यदि क्या करें, इफ़, एक और कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ d इज इक्वल टू 0, यदि 0 है तो R1 और R2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई a, एंड R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन के साथ होगा, एंड R2 इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a, यानी दोनों इक्वल होंगे। R2 इज इक्वल टू माइनस b बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a। फिर इसके बाद इन दोनों को प्रिंट करा लेना है, इसी को R1 और R2 को। अब यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये क्या हो गया, सेम स्टेटमेंट कॉपी और पेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो ये चीज़ हो जाएगा आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये रन कर गया। फिर मैंने लिखने के बाद फिर मुझे क्या करना है, एल्स, यदि ये भी नहीं है, ग्रेटर देन 0 नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो जाहिर है लेस देन 0 होगा, तो एल्स में चले जाते हैं। एल्स हम प्रिंट कर देंगे मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये हो जाएगा रूट्स आर इमेजिनरी। इतना हो गया। फिर इसके बाद से अब क्या कर देंगे, एल्स लिखने के बाद तो ये मेथड मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेन मेथड लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा, ये लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ इस क्लास का। जैसे क्वाड हो गया, क्वाड ऑब्जेक्ट OB इज इक्वल टू न्यू क्वाड हो गया। फिर इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 वैल्यू दे दे रहा हूँ, जैसे 3, 3.0, 6.0, 1.0, ये चीज़ दे दिया। तो ये चीज़ हो गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, OB डॉट कैलकुलेट कर रहा हूँ, OB डॉट कैलकुलेट कर दिया। अब इसको रन कराने का प्रयास करते हैं। तो OB डॉट कैलकुलेट, अच्छा, अब इसको प्रोग्राम को रन कराते हैं, कंपाइल करने का प्रयास करते हैं, कंपाइल। तो यहाँ पे क्या रही, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मैंने लिखा है,
CALCU, देखो ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है, CULAT, कैलकुलेट। अब सही है। ये रन कराया, अभी मैसेज रॉन्ग आ रहा है, OB.CALCU है, कैलकुलेट। अब सही है, नो सिंटेक्स एरर। अब यहाँ पे जब रन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड वाइड में रन कराए, ये प्रिंट कर दे रहा है क्या, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, इनकी वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है, कोई गार्बेज वैल्यू रखे, फिर कह रहा है रूट्स आर इमेजिनरी। चलिए देखते हैं तो कहाँ गड़बड़ हुई है। अच्छा, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एल्स नहीं लगाया है, इसीलिए हमारे उम्मीद के मुताबिक ये रिज़ल्ट नहीं दे रहा है। अब सही है। अब इनको वैल्यू देखें रूट्स आर इमेजिनरी बता रहा है कि नहीं। अच्छा देखिए, R1 और R2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, R1 और R2 यानी दोनों नेगेटिव वैल्यू होंगी, ये सही है, ये आंसर है। चलिए ठीक है, बस यही था। अब देखते हैं हम अगला प्रोग्राम, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रोग्राम हमारा यह है कि डिफाइन अ क्लास बिल विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, डेटा मेंबर्स आर इंटीजर बिल नंबर BNM, एंड फिर इसके बाद से आता है स्ट्रिंग नेम, एंड दैट इज़ द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर, एंड इंटीजर कॉल, that is number of calls consumed in a month, and double amount, bill amount to be paid by the person, and member function are number one bill is the constructor, and we all know that constructor has the same name as that class name, and next one is next parameterized constructor. The parameterized constructor to accept bill number, name and number of calls consumed, and calculate the monthly bill for a consumer as per the following condition: unit consumed, rate, and first 100 calls rupees 0.60 per call, next 100 calls that is 0.80 per call, and next 100 calls 1.20 per call, and above 300 calls rupees 1.50 per call, and fixed monthly rental applicable to all consumers, that is rupees 125, and display is another method to display the details of the consumer. और इसका क्या करना है, create the object in the main method and invoice and invoke the above function to perform the desired task. इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अपना ब्लूजे ओपन करते हैं। ब्लूजे जब ओपन करेंगे तो हमें ये दिखाई देता है, तो दैट इज़ ब्लूजे को ओपन किया हमने, तो ये क्या हो गया, फिर ब्लूजे ओपन किया और अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे, दैट इज़ नेम ऑफ द क्लास इज बिल इज़ द नेम ऑफ द क्लास। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद से फिर वही सेम मेथड जैसे हम क्रिएट करते चले आए। तो पहले मैं क्या करूँगा, import java.util.star, फिर इसके बाद से मैं क्या करूँगा, क्लास नेम इज बिल, नेम ऑफ द क्लास इज बिल,
एंड इसके बाद से मैं क्या करूँगा, ये इंस्टेंस वेरिएबल इंटीजर बी नंबर, फिर इसके बाद से स्ट्रिंग नेम ऑफ द पर्सन, name of the consumer, string name. Then afterward I am writing here integer call, integer number of call is being made, and next instance variable is for amount, that must be of double type, double amount which is to be calculated. और इसमें कंस्ट्रक्टर दिए, पहले क्या होगा, कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना है। तो कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, तो पहले मैं क्या करूँ, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ पब्लिक वेल, ये कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जिसको नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। तो सारे इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर जाता हूँ। बिल नंबर इज इक्वल टू 0, फिर इसके बाद से मैं लिख रहा हूँ नेम इज इक्वल टू ब्लैंक, एंड देन कॉल इज इक्वल टू 0, then amount is equal to 0.0. all these are being initialized. Next one, I am using the parameterized constructor. तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पब्लिक बिल, तो पब्लिक बिल हो जाएगा। फिर इसके बाद से मैं लिख रहा हूँ इंटीजर बी, देन कॉमा string n comma then integer c। फिर इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ बिल नंबर इज इक्वल टू b, and after that name is equal to n, then call is equal to c, that is parameterized constructor, and amount is equal to default variable से 0.0 से इनिशियलाइज कर देना। ठीक है, अब इसके बाद से मुझे क्या लिखना है, द मेथड कैलकुलेट। तो ये जो मेथड कैलकुलेट करेगा वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। देन आई एम राइटिंग वर्ड कैलकुलेट, और किस हिसाब से आना है उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हैं, ये कैलकुलेट क्राइटेरिया करना है। तो फर्स्ट 100 कॉल रुपीज़ 0.60, नेक्स्ट 100 कॉल रुपीज़ 0.80 पर कॉल, नेक्स्ट 100 कॉल 1.20 पर कॉल, एबव 300 कॉल्स रुपीज़ 1.150 पर कॉल। तो इसको हम अप्लाई करेंगे एंड फिर इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू दिया हुआ है, व्हाट इज़ द अमाउंट इज इक्वल टू 0.6। यदि कॉल क्या हो रहा है 0 से लेके 100 कॉल तक के बीच में है, तो इफ कॉल इज ग्रेटर देन 0.0 एंड कॉल इज लेस देन 100.0, अप टू 100 कॉल्स कह रहा है। तो कॉल इज लेस देन और इक्वल टू, अप टू 100 कॉल्स तो इंक्लूड करेंगे, तो लेस देन 100.0। तो यानी ये क्या हो जाएगा, इंटीजर कॉल है तो 0.0 नहीं होगा, क्योंकि ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप। तो डेटा टाइप के हिसाब से हम काम करते हैं। तो फिर इसके बाद से ये कॉल 0 से बड़ा पर 100 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल फ्लैट लग जाएगा रेट आपका। अमाउंट इज इक्वल टू दैट इज कॉल मल्टीप्लाइड बाई 0.6, यानी 0.6 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉल। फिर आता है एल्स इफ, यदि नेक्स्ट 100 कॉल से कह रहा है, इफ कॉल इज ग्रेटर देन 100 एंड कॉल इज नेक्स्ट 100 कॉल, तो 100 प्लस 100 200,
लेस देन आर इक्वल टू 200, ये स्टेप कैलकुलेशन का प्रोग्राम है। देन अमाउंट इज इक्वल टू, तो फर्स्ट 100 कॉल्स तक तो 0.60 के हिसाब से है, तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 100, और उसके बाद से प्लस क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा कॉल हो जाएगा, प्लस कॉल माइनस 100, देन इट वुड बी विद द चार्ज that is multiplied by 0.80। अच्छा, else if next 100 calls तक, if call is greater than that is 200 and call is less than or equal to next 100 call 300, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो फर्स्ट 100 कॉल तक amount is equal to first 100 calls multiplied by 0.60 plus next 100 call is multiplied by 0.80, and what more than 200 calls, you will write here call minus 200, that is multiplied by rupees 1.20। इसका मतलब क्या हुआ, जब आखिरी में आ जाएंगे एल्स ही हैज़ मेड द कॉल मोर देन 300 कॉल्स, एल्स क्या लिखेंगे, एल्स में चले जाएंगे, एल्स यू विल राइट हियर अमाउंट इज इक्वल टू, तो फर्स्ट 100 कॉल्स तक रुपीज़ 0.60, दैट इज 0.60, नेक्स्ट 100 कॉल तक 100 multiplied by 0.80, next 100 calls तक 100 multiplied by rupees 1.20, and more than 300 calls, तो क्या हो जाएगा, call minus 300 calls, that will be multiplied by rupees 1.35, ये चीज़ हो गया। फिर इसके बाद से क्या करना है, अब अमाउंट में एडिशनल चार्ज भी तो ऐड करना है, क्योंकि वो फिक्स चार्ज है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, अमाउंट इज इक्वल टू 125 एडिशनल चार्ज है, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट प्लस 125, यानी फिक्स चार्ज को इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद से अब क्या कर देंगे, वॉइड डिस्प्ले लिखेंगे, सबको प्रिंट करा देंगे, वॉइड डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले में क्या कर देंगे, इनको सबको प्रिंट करा के करने को कोशिश करने, प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट println नेम ऑफ द कंज्यूमर इज इक्वल टू, यहाँ आप लिखोगे प्लस नेम, ठीक है, यहाँ पे इधर प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट println नंबर ऑफ कॉल्स मेड बाय हिम, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे प्लस हो गया, ये चीज़ हो गया। फिर इसके बाद से क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, बिलिंग अमाउंट, बिलिंग अमाउंट, यहाँ पे लिखिए बिलिंग अमाउंट, डबल इन्वर्टेड कॉमा में से बिलिंग अमाउंट इज इक्वल टू प्लस, ये आपका अमाउंट हो गया, इसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद से नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद से मेन मेथड का लिखने का प्रयास करेंगे, फिर इनको कॉल करेंगे। तो ये चीज़ हो गया, तो नेम प्रिंट किया, कॉल प्रिंट किया, बिल नंबर भी प्रिंट कर सकता है, तो यहाँ पे बिल नंबर भी प्रिंट करा दें। तो बिल नंबर जब प्रिंट कराना है तो क्या हो जाएगा, हाँ, या बिल का नंबर जो जनरेट हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिल का नंबर ही प्रिंट करा दे रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट println
आउट डॉट println। अच्छा, बिल नंबर इज इक्वल टू किस नंबर से बिल जनरेट हुआ है, प्लस आपका है बिल नंबर, तो BNO इसको प्रिंट करा देंगे। सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू मैंने क्या कर दी, प्रिंट करा दी। फिर इसके बाद से नेक्स्ट मेन मेथड लिखना है। अब यहाँ पे कॉल है और यहाँ पे BNO है। अच्छा, नेक्स्ट मुझे क्या लिखना है, मेन मेथड लिख ले रहा हूँ। मेन मेथड में लिखने के लिए क्या करूँगा, स्टैटिक वॉइड में लिखूँगा या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये लिख लिया। फिर इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, दूसरा क्या होगा, सिस्टम डॉट इन। ये चीज़ हो गया। फिर इसके बाद से ये डिक्लेयर हो गया। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर द नेम, जहाँ पे पहले क्या कर दूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ये हो गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं नेम को इनपुट करा रहा हूँ। तो पहली बात तो बिल का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा, तभी इसमें हम इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट println क्या हो जाएगा, एंटर द नेम, हो गया। एंटर द नेम डॉट 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 कर देंगे, इनपुट द एंटर द नेम करा देंगे। फिर मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग A इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, फिर क्या हो जाएगा, एंटर द बिल नंबर, इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीजर B इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, SC डॉट नेक्स्ट INT। नेक्स्ट वन इज सिस्टम डॉट आउट डॉट println, क्या कर देंगे, एंटर द नंबर ऑफ कॉल्स, एंटर द नंबर ऑफ कॉल्स मेड बाय द कंज्यूमर। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीजर C इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। ये सारे पैरामीटर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी वैल्यूज़ को मैं पास कर दूंगा पैरामीटर्स। तो देखिए कैसे हो रहा है, इंटीजर C इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, फिर ABC को मैं पास कर दूंगा। चलिए, तो पैरामीटर कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट क्लास, बिल। तो बिल OB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू बिल। यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो नाम दे दे रहा हूँ A, B, C। ये देखिए मैंने पास कर दिया। बाकी को मैं क्या काम कर रहा हूँ, OB डॉट कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करेगा। फिर इसके बाद से क्या कर दूंगा, OB डॉट डिस्प्ले, ये क्या कर देगा, उसको डिस्प्ले कर देगा। चलिए प्रोग्राम को रन कराने का प्रयास करते हैं, फिर आउटपुट देखा जाएगा। ये चीज़ हो गया। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, स्ट्रिंग A इज इक्वल टू ABC दे रहा है। तो पहले में क्या है, बिल नंबर है ना,
दूसरे नंबर पे, यानी पहले पे क्या हो जाएगा, बिल नंबर है, फिर ए है, इसी सीक्वेंस में लेगा, नहीं तो नहीं लेगा क्योंकि इसी सीक्वेंस में डिफाइंड है। फिर क्या हो गया, नो सिंटैक्स एरर आ गया। अब इसको रन कराने का प्रयास करते हैं, तो प्रोग्राम सही से काम कर रहा है कि नहीं। चलिए अब इसको रन कराते हैं, बिल, और यहाँ पे आ गया न्यू बिल आ गया, ये चीज़ हो गया। वाइडमैन को रन कराते हैं, वाइडमैन क्या करा है, एंटर द नेम, नेम एज, मान लीजिए नेम क्या है, शार्पमैन, स्मार्ट क्लासेस, क्योंकि नेक्स्ट लिया है, नेक्स्ट लाइन नहीं लिया, हो सकता है एक ही लाइन एक्सेप्ट करें, ये है। तो यहाँ पे एरर आ गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नेक्स्ट, अच्छा पहले क्या लेना, बिल नंबर लेना, तब ये यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। तो उसी में पहले जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में हम इनपुट करेंगे। चलिए ठीक है, फिर से करते हैं इसको। ये हो गया, पहले बिल नंबर है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइडमैन, फिर क्या करें, टाइप द इनपुट, एंटर द नेम, जो गलत दे दिया है, तो नेम नहीं देंगे, पहले क्या है, बिल नंबर है। तो यहाँ पे करेक्शन करते हैं, प्रोग्राम में थोड़ा सा गलती हो गया है, मैसेज को सही कर देना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एंटर द नेम, ठीक तो है बी, पहले नेम इनपुट करा दे रहे हैं, जिस सीक्वेंस से दिया उसी में कर दें, बाकी यहाँ पे तो कॉल सही से कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे इनपुट कराइए और रन कराइए प्रोग्राम को। यस, यहाँ से नहीं, यहाँ से वाइडमैन रन कराइए, आ गया। फिर टाइप द नेम, मैं लिख रहा हूँ राहुल, फिर इसके बाद से क्या कर रहा हूँ, टाइप एंटर द बिल नंबर, जैसे 101 इज द बिल नंबर। फिर कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ कॉल्स, मैं कह रहा हूँ 402 कॉल्स इसमें बनाया, व्हाट इज द चार्ज, दिस इज द बिलिंग अमाउंट, यानी प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से ये प्रोग्राम है हमारा, और ये चीज़ रन कर रहा है, जावा यूटिल डॉट स्टार, फिर बिल नंबर, ये क्या है हमारे इंस्टेंस वेरिएबल, और फिर इसके बाद से ये क्या है हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और फिर इसके बाद से यहाँ पे क्या है, ये कंस्ट्रक्टर हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो रहा है, पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज दोनों एक साथ यूज़ कर रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ दैट इज बिलिंग अमाउंट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉल्स, and display prints the value of amount and other information. This is the static main, public static void main, where the object of the bill class is created and the function is called according to the instructions. So